किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, परेशानियों में घिर चुका था और उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करने लगा। उसने ये संकल्प ले लिया था कि जब तक भगवान नहीं दिखेंगे, जब तक सामने प्रकट नहीं होंगे, तब तक कहीं जाऊंगा नहीं। उसकी पूजा से खुश होकर के भगवान ने दर्शन दिए, उसके कंधे पर हाथ रखा, भगवान को अपने सामने खड़ा देख करके चौंक गया। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, मैं वाकई में भगवान हूं, पूछो क्या पूछना है। इस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अपनी जिंदगी का रोना रोना शुरू किया, बताने लगा कि जिंदगी में बहुत परेशानी है, मुझे अपनी जिंदगी की कीमत समझ नहीं आती, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। भगवान ने तब उसे एक लाल चमकदार पत्थर दिया और कहा कि वत्स, ये लाल चमकदार पत्थर लो और शाम तक बाजार में घूम घूम कर इसकी सही कीमत, इसका सही दाम पता करके लाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ये व्यक्ति जो कि भगवान ने कहा था वही करने के लिए निकल गया। एक लाल चमकदार पत्थर इसके पास में था। सबसे पहले सब्जी मंडी में गया, वहां एक फल वाले के पास गया, जाकर के बोला कि भाई साहब, ये लाल चमकदार पत्थर मेरे पास है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? उस फल वाले ने कहा कि ठीक है भाई साहब, ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसके बदले में सिर्फ 10 किलो आम दे पाऊंगा। ये व्यक्ति वहां से आगे बढ़ गया, संतुष्ट नहीं था, और जब आगे बढ़ा तो एक सब्जी वाले के पास गया जो आलू प्याज बेच रहा था। उसके पास जाकर के पूछा कि भाई साहब, क्या आप ये लाल चमकदार पत्थर खरीदेंगे? उसने कहा हाँ जी खरीद लेंगे, लेकिन आपको मैं इसके बदले में 10 बोरी आलू से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। यह व्यक्ति वहां से भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए निकल गया। सब्जी मंडी से अब बाजार में पहुंचा, दुकानें तलाशने लगा कि कौन इस लाल चमकदार पत्थर को खरीद सकता है। इसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी, फटाफट उस दुकान के अंदर गया, जाकर के सुनार से मिला और कहा कि मेरे पास में एक लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप खरीदेंगे? सुनार ने कहा पहले दिखाओ। इसने जैसे ही वो लाल चमकदार पत्थर अपने बैग में से निकाला, सुनार की आंखें चमक गई। उसने कहा, ये तुम्हें कहां से मिला? मैं इसके बदले में तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मुझे देकर के चले जाओ, प्लीज मेरी बात मान लो। इस व्यक्ति की आंखें चौंक गई, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसने कहा 50 लाख रुपए? जिस लाल चमकदार पत्थर के भी 10 बोरी आलू मिल रहे थे, 10 किलो आम मिल रहे थे, उसे यहां 50 लाख रुपए में खरीदा जा रहा है। ये चुपचाप वहां से उठा, घबराया हुआ था, बाहर निकलने लगा। उस सुनार को लगा कि शायद बात बन नहीं पा रही है, पैसे कम बोले। सुनार ने कहा, अरे रुको, चलो ठीक है, आपकी ना मेरी, 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। इस व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं भाई साहब, मुझे बेचना थोड़ा है, मैं तो बस दाम पता कर रहा हूं। जहां इसने बोला, सुनार ने डांट के से भगा दिया। बाजार में बाहर आया तो सोचने लगा कि 1 करोड़ रुपए का ये लाल चमकदार पत्थर, शायद मैं अभी भी सही इंसान के पास नहीं गया। ये अब की बार हीरों के व्यापारी के पास गया, उसे जाकर के लाल चमकदार पत्थर दिखाया। उसने कहा, भाई ये अनमोल रत्न कहां मिल गया? ये तो वाकई में अनमोल है, मुझे देकर के चले जाओ, तुम्हें जो चाहिए मेरी दुकान से, मेरे रुपए जितने तुम्हें चाहिए लेकर के चले जाओ। इस व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नमस्कार करके वहां से भगा और सीधा भगवान के पास गया। जाकर के बोला कि ये पत्थर किसी के लिए 10 किलो आम का है, कोई 10 बोरी आलू बता रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए बता रहा है, कोई अनमोल बता रहा है, मुझे तो ये बताओ कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। भगवान ने कहा, बेटा यही तो समझाना चाहता था, ये लाल चमकदार पत्थर तेरी जिंदगी है। किसी के लिए 10 किलो आम के बराबर है, कोई 10 बोरी आलू के बराबर समझता है, और कोई तुझे अनमोल समझता है। जिंदगी में सही अवसर का इस्तेमाल कर, उस सही अवसर का इस्तेमाल कर और अपना नाम बना के दिखा। तेरी जिंदगी की कीमत अनमोल है, क्योंकि तुझे ये शरीर मिला है जिससे तू जो चाहे इस दुनिया में कर सकता है। तू सबसे ताकतवर है, और ये शरीर जो तुझे मिला है, इसे मेरी भक्ति में भी लगा, इसे सही काम में लगा, दुआएं कमाने में लगा, तू वाकई में कमाल कर दिखाएगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको सिखाती है कि जिंदगी में हमेशा रोना रोना बंद कीजिए। ये समझिए कि आपकी हमारी जिंदगी अनमोल है। अब इस अनमोल जिंदगी का आप क्या करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से।
हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की और उसके बोलने वाले तोते की। एक राजा के पास में बोलने वाला तोता था जिसे वो सोने के पिंजरे में रखता था। राजमहल में हमेशा वो तोता रहता था और राजा के यहां पर प्रथा थी कि महीने में 2 बार कथा होती थी। उस कथा को सुनाने के लिए दूर से एक पंडित जी आते थे। पंडित जी जब कथा समाप्त करते तो आखिरी में कहते कि हरि मिले तो बंधन छूटे, और जहां वो ये कहते वो बोलने वाला तोता बोल पड़ता कि पंडित झूठा है। पंडित जी को बड़ा ही एम्बैरेसिंग लगता कि ये क्या चल रहा है, ये तोता बार बार मुझे झूठा क्यों कह रहा है। 1-2 बार तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये रोज होने लगा, हर बार होने लगा, हर कथा में होने लगा, तो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि इसका कोई सोल्यूशन, कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा। तो अपने गुरु महाराज के पास गए, जो गुरु जी थे उनको जाकर के बताया कि जब भी मैं कथा करता हूं और आखिरी में कहता हूं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तोता कह देता है पंडित झूठा है। गुरु जी ने कहा कि चलते हैं, एक बार बात करते हैं, तोते से दिक्कत क्या है। अब की बार जो कथा थी उसमें पंडित जी के साथ में उनके गुरु जी आए, बड़ी उनकी आवभगत की गई, सत्कार किया गया। कथा शुरू हुई, कथा खत्म हुई और आखिरी में पंडित जी ने कहा कि हरि मिले तो बंधन छूटे। जहां उन्होंने ये लाइन कही वहीं वो बोलने वाला तोता बोल पड़ा कि पंडित झूठा है। पंडित जी के गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस तोते के पास गए, उसके पिंजरे के पास गए और जाकर के पूछा कि क्या बात है, बार बार आप पंडित जी को झूठा क्यों कहते हैं। तो उस तोते ने कहा कि गुरु जी प्रणाम, आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं जंगल में रहता था, बड़ा खुश था। एक बार उड़ता उड़ता ऋषि महाराज के आश्रम में पहुंच गया। उनके शिष्य मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो उनमें से एक मंत्र मैंने सुनकर के दोहरा दिया। जहां मैं बोला, ऋषि महाराज के शिष्यों ने पकड़ लिया मुझे और कहा कि ये तो बोलने वाला तोता अनमोल है। उन्होंने मुझे वहीं आश्रम में एक पिंजरे में कैद कर दिया। लोहे का पिंजरा था, उसी में रहने लगा। मेरा जीवन जंगल की उड़ान से सिमट करके एक पिंजरे में कैद हो गया। एक बार ऋषि महाराज के एक शिष्य थे, सेठ जी, बड़े सेठ जी थे, वो आए आश्रम में। उन्होंने देखा कि महाराज के आश्रम में तो बोलने वाला तोता है। उन्होंने ऋषि महात्मा से निवेदन किया और मुझे अपने साथ ले गए। सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने मुझे ले जाकर के चांदी के पिंजरे में रख दिया। एक बार राजा साहब के यहां पर दावत थी, सेठ जी को भी न्योता आया था। उन्हें लगा कि अब भेंट में क्या ले जाया जाए। तो जो सेठ जी थे उन्होंने मेरी तरफ देखा और सोचा कि इससे अनमोल भेंट क्या होगी। वो मुझे लेकर के चले गए राजा साहब की दावत में। मुझे राजा साहब को भेंट कर दिया। रानी साहिबा को बड़ा पसंद आया मैं। रानी साहिबा ने कहा कि ये तो अनमोल है, इसको तो हम अपने पास रखेंगे। मुझे राजमहल में हमेशा के लिए रख लिया गया और मेरा पिंजरा बदल करके चांदी की जगह सोने का कर दिया गया। जब से मैंने वो नाम लिया, मंत्र पढ़ा, तब से मैं रहा पिंजरे में ही। पहले लोहे के, फिर चांदी के, फिर सोने के। अब पंडित जी कहते हैं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो मुझे कहना पड़ता है कि पंडित झूठा है। तोते ने अपनी कहानी खत्म की। पंडित जी के गुरु जी ने उस तोते के कान में कुछ कहा और चले गए। अगली सुबह जब राजा साहब जगे तो उनके सैनिकों ने उन्हें जगाया, सेवकों ने जगाया और कहा कि महाराज वो तोता मर चुका है। दौड़ करके राजा साहब वहां पहुंचे, पिंजरे में देखा तोता मरा पड़ा था। राजा साहब ने खुद अपने हाथ से उस पिंजरे का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला वो तोता फड़फड़ा करके उड़ता चला गया और उड़ते उड़ते बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरुजी ने कान में उसे तकनीक बताई थी उस पिंजरे से आजाद होने की। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में सही सलाह ही हमें आगे ले जाएगी। याद रखिएगा, जो धनुर्धर अर्जुन था वो भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और जो दुर्योधन था वो मामा शकुनी से सलाह लेता था। सही सलाह के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने स्कूलिंग तक तो सब कुछ ठीक किया, लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो किया, पढ़ाई अच्छे से की, स्कूल लाइफ तक सब कुछ सही करता आया। लेकिन जहां उसका एडमिशन कॉलेज में हुआ उसने अपना रूटीन बदल दिया, दोस्तों की संगति बदल दी, जिंदगी में उस रास्ते पर चला गया जिस पर जाने के लिए उसके घर वाले मना करते थे। पार्टी करने लगा, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने लगा, घूमने लगा, बाहर रहने लगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके घर वालों ने एडमिशन करवाया था, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके वो सब कुछ करने लगा। उसकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ करके लोन लेकर के उसे पढ़ा रहे थे।
उसे काफी बार समझाया कि बेटा आपके लिए घर वाले इतना कष्ट सह रहे हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहीं से सुन लिया था कि स्कूल तक तो पढ़ाई करो, कॉलेज में मस्ती करो, तो उसी रास्ते पर चलने लगा। जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। जब उसका रिजल्ट घर पहुंचा, घर वालों ने डांट लगाई तो थोड़ा सा संभला, थोड़ा सा उसने फोकस अपना फिर से चेंज किया पढ़ाई की तरफ। लेकिन दोस्तों ने कहा कि अरे क्या बुक्स में लगा रहता है। फिर से वही जिंदगी जीने लगा। देर रात तक पार्टी चलती थी, घूमने जाते थे, मूवी देखते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे। एक बार ये लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ में एक मॉल में गया था मूवी देखने के लिए। लेट नाइट शो था। 1-2 बजे के लगभग ये फ्री हुए, बाहर निकले मॉल से। उस मॉल से इनका हॉस्टल तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए ना कोई कैब मिल पा रही थी, ना कोई ऑटो मिल रहा था। परेशान हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी दूर तक कैसे जाएंगे। तभी इन्हें दूर से आता हुआ एक ऑटो दिखाई दिया। उसे रोका और ऑटो वाले से मोल भाव करने लगे कि भैया कितने रुपए। 300 रुपए से बात शुरू हुई, 250 रुपए में जाकर के फाइनल हुई। ऑटो में जब सारे दोस्त बैठ गए तो इस लड़के ने उस ऑटो वाले से बात करना शुरू किया कि भैया रोज तो हम 150 रुपए में आ जाते हैं, आज आप 250 रुपए मांग रहे हो। उस ऑटो वाले ने बताया कि भैया रात की यही रेट होती है, रात में पैसे ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए मैं रात में भी ऑटो चलाता हूँ। वो अपनी कहानी बताने लगा कि घर में पैसों की जरूरत रहती है, सुबह ऑटो चलाता हूँ, शाम में ऑटो चलाता हूँ, कभी कभी टाइम बचा लेता हूँ तो रात में भी ऑटो चलाता हूँ, क्योंकि रात में अच्छी कमाई होती है। तो इस लड़के ने पूछना शुरू किया कि भैया आपने पढ़ाई क्या की थी। ऑटो वाला बताने लगा कि भैया बनना तो मैं इंजीनियर चाहता था, मेरे घर वालों ने पैसा जोड़ करके मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया था, लेकिन गलत संगति में लग गया, पार्टी करने लगा, घूमने फिरने लगा, पढ़ाई छोड़ करके सारे काम किए, फेल हो गया। घर वाले भी कब तक पैसे जोड़ते, उन्होंने कहा कि अब इंजीनियरिंग छोड़ो और कुछ काम धंधा करने लगो। कुछ आता जाता तो था नहीं, ऑटो चलाना सीख लिया, तब से ऑटो चला रहा हूं। आज भी सोचता हूं कि काश मैं पढ़ लेता तो आज इंजीनियर बन गया होता। ये लड़का जो ऑटो में पीछे बैठा था, इसकी आंखों के सामने इसका भविष्य चमकने लगा। इसे दिख गया कि अगर मैंने भी रास्ता नहीं बदला तो मुझे भी रात में ऑटो चलाना पड़ेगा। चुपचाप हॉस्टल के यहां जब उतरा, उस ऑटो वाले को पैसे दिए, उसके अगले दिन से ही अपना रास्ता बदल दिया। सारे दोस्तों को समझ में आ चुकी थी कि हमें करना क्या है। सारे काम छोड़ करके इन्होंने सिर्फ पढ़ाई की और आज अपनी अपनी जगह पर वेल सेटल्ड है। लाइफ में आज भी सोचते हैं कि काश वो ऑटो वाला अगर उस दिन नहीं मिला होता तो हमारा क्या होता। ऊपर वाले का शुक्रिया कि उन्होंने उस ऑटो वाले से हमें मिलवाया और हमें अपना फ्यूचर पहले ही दिखा दिया कि अगर नहीं बदले, नहीं पलटे, उस रास्ते को नहीं छोड़ा तो हमारा भविष्य यही होगा। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि सही समय पर संभल जाना भी बहुत बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। अगर आपको लगता है कि आपको रास्ता चेंज करने की जरूरत है तो अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी वक्त बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इसलिए अभी से अपनी कहानी को खुद से लिखना शुरू कीजिए। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मुझे शुरू से ही जॉगिंग का शौक रहा है। उम्र मेरी 50 पार पहुंच चुकी है लेकिन अभी भी दौड़ने के लिए रोजाना सुबह घर से निकल पड़ता हूं। घर के पास में एक पार्क है जहां जाता हूं जॉगिंग करने के लिए। वहां मेरे कुछ दोस्त भी बन गए हैं और उनमें से किसी एक दोस्त ने मुझे एक बार बताया कि हमारे शहर में एक बड़ी मैराथन हो रही है और मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा खासा दौड़ लेता हूं। इस एज में भी मेरी दौड़ने की जो क्षमता है वो शानदार है। उसने मुझे मोटिवेट किया और कहा कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैंने फाइनली पार्टिसिपेट किया हमारे शहर की सबसे बड़ी मैराथन में। संडे का दिन डिसाइड हुआ था। सुबह सुबह तैयार होकर के मैं पहुंच गया मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब वहां पहुंचा तो मेरी नजर एक महिला पर टिक गई जो साड़ी में मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी और उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी थी। उनकी उम्र तकरीबन 50 के पार ही रही होगी। उन्हें देखने के बाद मुझे बड़ा अजीब लगा कि भैया साड़ी में कौन मैराथन में पार्टिसिपेट करता है, ये क्या बात हुई। ऊपर से चप्पल भी नहीं पहनी है, जूते भी नहीं पहने, स्पोर्ट शूज तो दूर की बात है, यहां तो चप्पल तक नहीं है। हाल बेहाल है। मैं उस महिला को नोटिस कर ही रहा था कि अचानक से विसिल बजी और फाइनली दौड़ शुरू हुई। मैंने दौड़ना शुरू किया। 1 किलोमीटर तक तेज रफ्तार से दौड़ता रहा।
लेकिन 1 किलोमीटर के बाद मेरी सांसें जवाब देने लगी। मुझे लगा कि भैया ये मैराथन वगैरह हमारे बस की बात नहीं है। तभी देखता हूं कि वो महिला दौड़ती चली गई, मुझसे आगे निकल गई, तकरीबन 2 किलोमीटर आगे निकल गई। और जब मैं भागते दौड़ते आखिरी पॉइंट पर पहुंचा जहां मैराथन खत्म हो रही थी, उस फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो देखता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। स्टेज पर विनर का नाम अनाउंस किया जा रहा है और क्या देखता हूं कि वो महिला जो साड़ी में आई थी, जिसने चप्पल भी नहीं पहनी, जूते भी नहीं पहने, नंगे पैर थी, उसे विनर अनाउंस किया गया। उस महिला को जिसको मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ये कैसे आ गई, वो विनर बन चुकी थी। उसने वो मैराथन जीत ली थी। जो विनर की स्पीच होती है उसे सुनने के लिए अब मैं बेकरार था, जानने के लिए कि ये क्या कहानी है। माइक जो था एंकर ने उन्हें सौंपा, जो महिला थी, और उन्होंने कहना शुरू किया कि मेरा नाम लता है, मेरे पति पास ही के अस्पताल में एडमिट है, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि उनके ऑपरेशन के लिए खर्चा लगेगा, ज्यादा पैसे चाहिए। मुझे किसी ने बताया कि हमारे शहर में दौड़ हो रही है, इस दौड़ में जो जीतेगा उसे 50,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा, नकद पुरस्कार मिलेगा, इसीलिए दौड़ने के लिए चली आई। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। कुछ लोग मुझे यहां घूर रहे थे कि मेरे तो पैरों में जूते छोड़िए चप्पल भी नहीं है, लेकिन मुझे सबसे क्या, मुझे दौड़ना था अपने पति के लिए। ये कहते कहते वो महिला रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां जितने लोग खड़े थे सबने कोशिश की और उस तक जितनी मदद पहुंच सकती थी पहुंचाई। उसके पति के ऑपरेशन के लिए जितना खर्चा बनता था, सारा खर्चा, सारा अरेंजमेंट वहां उसी वक्त हो गया। उसके पति आज स्वस्थ हैं और उस दिन मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली। पहली बात तो लोगों को नोटिस करना बंद कीजिए, सबकी अपनी कहानी है। दूसरी बात, अगर वाकई में आपका कोई टारगेट है, डिसाइडेड है, लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, तो फिर आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ेगा, आप जीत हासिल करके रहेंगे। उनका एक ही टारगेट था, अपने पति की जान बचाना। वो दौड़ती चली गई। बहुत लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उस मैराथन के लिए, लेकिन उन्हें उन सब से क्या, उन्हें तो सिर्फ अपने पति की जान बचाने के लिए दौड़ना था, वो पुरस्कार पाना था जो 50,000 रुपए वहां मिलने वाले थे। छोटी सी कहानी है, लेकिन हम सबको वही सिखाती है कि घोड़े की नाल दरवाजे पर लगाने से कुछ नहीं होगा, अपने दोनों पैरों में लगाइए और कमाल कर दिखाइए। आरजे कार्तिक इसीलिए आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक मोटिवेशन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं, काबिलियत से चमकते हैं। इसीलिए इस दुनिया में कुछ बनना है तो काबिल बनो। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे यंगस्टर की जिसने एमबीए एचआर में किया था। गांव का रहने वाला लड़का शहर आया। उसे जब ज्यादा मालूम चला दुनियादारी के बारे में, तो उसे मालूम चला कि एचआर मैनेजर नाम की एक पोस्ट होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी में। तो उसका इंटरेस्ट जो था वो इसी तरफ झुक गया। वो एचआर मैनेजर बनना चाहता था, अपनी टीम को, अपनी कंपनी को और आगे ले जाना चाहता था। उसका सपना था। वो बड़ा ही ड्रीमर टाइप का लड़का था। गांव का रहने वाला, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसके पिताजी खेती करते थे, किसान थे। लेकिन घर वालों ने सारा पैसा लगा करके इसको शहर भेजा पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ा। और जब इसका नंबर आया इंटरव्यू के लिए, पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो जब ये जॉब के लिए पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गया, तो सारे घर वालों के आशीर्वाद लेकर के निकल गया। घर वालों ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। जब इंटरव्यू देने पहुंचा तो इंटरव्यूअर ने इससे पूछा कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो उसने बताया कि मैं फ्रेशर हूं, अभी तो मैंने कॉलेज पास आउट किया है। मेरी फैमिली जो है, हम लोग गांव के हैं, मेरे पिताजी किसान हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये खेती वगैरह करने नहीं दी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो बस शहर में रहो, अपना काम करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे हमेशा इन सब से दूर रखा। मुझे बड़े ही फूलों की तरह पाला है मुझे। मैं अपने घर का सबसे लाडला हूं। वो अपने बारे में बता रहा था। जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा कि काम कीजिएगा, आपसे मैं कल मिलूंगा। आज एक बार फिर से आप गांव जाइएगा, अपने पापा के हाथ पैर देखिएगा और कल आइएगा, फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। ये लड़का जब वहां जो इंटरव्यूअर था उसके कैबिन से बाहर निकला तो सोचने लगा कि शायद मुझे कल बुलाया, इसका मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो शहर से एक मिठाई का डिब्बा लेकर के गांव चला गया। घर पहुंचा, घर वाले बड़े खुश हुए कि क्या बात है भाई, क्या रहा क्या रहा। उसने बता दिया कि मुझे कल बुलाया, आप तो ये सब छोड़ो, मेरा सिलेक्शन हो गया है, पक्का मानो, आप तो मिठाई खाओ। घर वालों को लगा कि चलो भाई, इतने सालों की मेहनत सफल हुई। फिर उस लड़के को याद आया कि पापा सुनो, जो नौकरी देने वाले हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि
अपने पापा के हाथ पैर देख करके आना। उसके पिताजी अपने हाथों को छुपाने लगे। उन्हें मालूम था कि उनके हाथ पैरों की क्या हालत है। मिट्टी में काम कर करके, खेत में काम कर करके उनके हाथ और पैर इस लायक नहीं रहे थे कि वो दिखा सके। वो छुपा रहे थे अपने हाथों को। लेकिन उस लड़के को तो ये काम करना था। उसे कहा गया था कि आप अपने पिताजी के हाथ पैर देख कर आइएगा। उसने अपने पापा के हाथ देखना शुरू किया। जगह जगह से हाथ कटे हुए थे, कठोर हो चुके थे। देख करके लग रहा था कि कितना काम इन हाथों ने किया है, कितना परेशान ये हाथ हुए हैं अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। उस लड़के की आंखों में आंसू थे। बड़ा इमोशनल लम्हा था। अगली सुबह फिर से तैयार होकर के वो जो एचआर मैनेजर का इंटरव्यू देने गया था वहीं पहुंचा। इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या कल आपने अपने पापा के हाथ पैर देखे? उस लड़के ने कहा हाँ जी, और बहुत ही इमोशनल लम्हा था। मैंने कभी भी अपने पिताजी को इस नजर से नहीं देखा। कल मुझे समझ में आया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, क्यों उन्होंने मुझे खेती से, मिट्टी से दूर रखा। वो मुझे कुछ और बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद लगातार मेहनत करते रहे मेरा भविष्य बनाने के लिए। कल मुझे रिलेशंस क्या होते हैं समझ में आया। उस इंटरव्यूअर ने कहा कि बस मुझे यही क्वालिटी अपने एचआर मैनेजर में चाहिए, जो लोगों को वाकई में समझ सके, उनके दर्द को समझ सके, जो सिर्फ कागजी बनकर ना रह जाए बल्कि रिश्ते समझने वाला एचआर मैनेजर हो। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में अपने पेरेंट्स की कद्र हमेशा कीजिएगा, क्योंकि यही वो हैं जो आपसे कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके चेहरे पर मुस्कान कभी कम ना हो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक विशाल राज्य के राजा की, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बलवान था, बहुत युद्ध उसने जीते थे। अपने राज्य का विस्तार लगातार करता जा रहा था, लेकिन उसकी भी जिंदगी में दुख था। वो पिता नहीं बन पा रहा था, अपने राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहा था। कई हकीमों से इलाज कराया, वैद्यों से इलाज कराया, कई प्रार्थनाएं की, कई हवन किए। तब जाकर के एक बार घर में किलकारी गूंजी। राजा साहब बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए कि ऐलान करवा दिया पूरे राज्य में कि आप सभी को कल का निमंत्रण दिया जाता है। कल सवेरे 9 बजे हमारे राजमहल का दरवाजा जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आप में से जो भी अंदर आएगा, जिस भी चीज को हाथ लगाएगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। जब यह ऐलान हुआ तो बात जो थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा साहब इतने खुश हो गए, कह रहे हैं कि जिस चीज को हाथ लगाओगे तुम्हारी हो जाएगी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या करना है। प्लानिंग होने लगी कि किस चीज को हाथ लगाना है। गांव में लोग ग्रुप बना बना करके बैठने लगे, सोचने लगे कि हम एक काम करेंगे, सब जाएंगे मिलकर के और अस्तबल को हाथ लगा देंगे, सारे घोड़े हमारे हो जाएंगे। किसी ने कहा सेना को हाथ लगा देंगे, किसी ने कहा जो ज्वेलरी रखी है, जो हीरे जवाहरात रखे उनको हाथ लगा देंगे, खजाना हमारा हो जाएगा। लोग अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे थे, योजना बना रहे थे। एक परिवार था छोटा सा, पति पत्नी और छोटा बच्चा। उस लड़की की उम्र तकरीबन 8 साल रही होगी। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा मैं भी कल चलना चाहता हूं राजमहल में सारी जनता के साथ। उसके जो पेरेंट्स थे, जो मम्मी पापा थे, हंसने लगे, बेटा क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम छोटे बच्चे हो, यहीं रहो, बड़ों का काम है। उस बच्चे ने जिद की कि नहीं मुझे भी लेकर के चलिएगा। उसके जो मम्मी पापा थे वो भी समझ नहीं पाए कि ठीक है बच्चा जिद कर रहा है, चलो ले चलते हैं। उसकी जिद के आगे नतमस्तक हो गए, उसको भी लेकर के गए। ठीक सवेरे 9 बजे राजमहल का दरवाजा खुला। जनता पहले से काफी संख्या में आ गई थी। लोग अंदर जाने लगे और जिसको जो पसंद आ रहा था उसको हाथ लगा रहा था। कोई हाथी को जाकर के हाथ लगा रहा था, कोई अस्तबल को जाकर के हाथ लगा रहा था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। ये छोटा बच्चा कब अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया उन्हें मालूम ही नहीं चला। वो अपने बच्चे को ढूंढने लगे। तभी वो देखते हैं कि छोटा बच्चा दौड़ते 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 ठीक वहां पहुंच गया जहां सिंहासन था और राजा साहब बैठे थे। उस छोटे से बच्चे ने जाकर के राजा को हाथ लगा दिया और जोर से चिल्लाया कि शांत हो जाओ, आज से राजा मेरा और तुम सब मेरे। कहानी बहुत मजेदार है, बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि लाइफ में हम मांगते रहते हैं,
हमेशा ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। आज कुछ मांगा, वो मिल गया, तो कल कुछ मांगा, परसों कुछ मांगा, मांगते चले जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या हम एक बार उसे भी मांग सकते हैं। जिस दिन आपने उसे मांग लिया, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, जो चाहे आप कहें, लेकिन जिस दिन आपने उसे मांग लिया, उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऊपर वाले से चीजें मांगना बंद कीजिए, उनका साथ मांग लीजिए। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक को